हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए मिशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का आज अध्याय पहला है। इसमें अध्याय का नाम है विकास। तो विकास को डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, बेहतर विकास में क्या होता है, बेहतर करना, पहले से अच्छा करना, ये क्या होता है डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है विकास। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। उन दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो जो पहला तो विकास, तो हमने विकास के विषय में कल भी बताया था कि अगर आपके 9th क्लास में 90% नंबर आते हैं तो आप कोशिश करोगे कि हमारे इंटर में, हाई स्कूल में 95% नंबर आए, ये कोशिश रहती है। तो यही क्या होता है विकास, पहले से अच्छा करना। तो पहला दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो उत्तर में है मानव विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो स्वास्थ्य है वो विकास में क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका है। इसमें क्या होता है, मानव जब स्वस्थ होता है तभी वो क्या कर सकता है, धन कमा सकता है। जब वो स्वस्थ नहीं होगा तो वो धन कहाँ से कमाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो स्वास्थ्य संबंधित भूमिका है। किसकी, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के सर्वमुखी विकास से है। क्या है, जो स्वास्थ्य है वो तात्पर्य व्यक्ति के सर्वमुखी विकास से है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तभी वो क्या कर सकता है, आगे विकास या उससे बेहतर करने का प्रयास कर सकता है। तो स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल जीवित रहना। स्वास्थ्य ये तात्पर्य नहीं है कि आप जीवित हैं, इससे ये तो और रोगों का निवारण, अगर रोगों का निवारण भी हो रहा है तब भी करना ही नहीं है, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या जो है उसमें क्या करना है, नियंत्रण और परिवार कल्याण तथा नशीले जो पदार्थ हैं उन पर रोक लगाने आदि पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, जो नशीले पदार्थ हैं उन पर हमें क्या करना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, जिससे नशीले पदार्थों से हम बच सकें। तभी हमारे देश में विकास हो सकता है और विकास राज्य में भी हो सकता है। जिन देशों में लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित ये सभी सुविधाएं मिलती है, उन देशों में स्वास्थ्य मानव संसाधन देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देकर देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। जब क्या करते हैं, सभी सुविधाएं मिलती हैं, कोई भी देश हो उसमें स्वास्थ्य से संबंधित अगर सुविधाएं मिलती हैं तो वो देश क्या होता है, विकसित होता है। उसमें क्या होता है, विकास होता है। स्वास्थ्य संबंधित क्या होता है, विकास होता है। और वो जो देश है वो क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। उन देशों में स्वास्थ्य मानव संसाधन देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास है उसमें सक्रिय योगदान देकर देश को क्या करते हैं, विकसित श्रेणी में बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, आर्थिक विकास में ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि होती है। जो प्रति व्यक्ति विकास होता है उसमें क्या होता है,
विकास विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं, तभी उसको हम सभी देशों से ऊपर ला सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना में कैसे की जा सकती है? आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जा सकती है? अगर आय से हम कैसे जो विभिन्न देश हैं उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं, तो देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण मानक समझी जाती है। जो उन देशों की आय है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो कितना धन कमाते हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि वो देश विकसित है कि नहीं विकसित है। जो जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है। अगर उस देश में क्या है, अधिक धन की मात्रा जो है, तो उसको क्या समझा जाता है, अधिक आय है, तो उसमें आय मतलब हर व्यक्ति अगर अधिक धन कमाता है तो उससे क्या समझा जाता है, विकसित देश समझा जाता है। और कम आय वाले देशों को कम विकसित समझा जाता है, और जिस देश में लोगों की आय कम होती है उस देश को कम विकसित समझा जाता है। ये धारणा इस बात पर आधारित है कि अधिक आय से इंसान की जरूरत की सभी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अगर उसके पास आय है तभी सभी चीजें क्या हो पाती हैं, उसके पास उपलब्ध हो पाती हैं। जो दिनचर्या में प्रयोग होने वाली जो चीजें हैं, जब उसकी आय सही होगी तभी वो हर चीजों की पूर्ति कर सकता है। अगर ये चीजें नहीं होगी, अगर उसकी आय सही नहीं होगी तो वो कोई भी वस्तु की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे किसी घर में 4 लोग हैं, जब 4 लोग हैं, एक व्यक्ति उस घर में कमाने वाला है तो वो पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी आय कम होगी। इसीलिए ज्यादा आय अपने आप में विकास का मुख्य मापदंड है। क्या है ये, जो अपने आप से विकास का क्या है, प्रमुख मापदंड है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, धारणिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण आवश्यक है? देखो, धारणिकता से अधिक अभिप्राय है कि शर्त प्रपोषणी विकास से, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी मिले। यह धारणिकता का अभिप्राय है कि अर्थात ऐसा विकास, देश में ऐसा विकास की जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, जिसमें पीढ़ी में जो बच्चे हैं उन बच्चों की क्या है, सीमित, बल्कि आने वाले उन बच्चों तक सीमित ना होकर जो आने वाली पीढ़ी है उन बच्चों के बच्चों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी मिल सके। ये भी क्या है, विकास है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार हम डीजल पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं उससे पता चलता है कि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उसमें क्या होगी, काफी कठिनाइयां होंगी, उसको काफी कठिनाइयों का मुसीबत झेलना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, यदि हम विकास को धारणीय बनाना अर्थात निरंतर जारी रखना, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रह सके, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें।
हमें ध्यान रखना होगा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन बचे रहें। इस प्रकार हमें इन चीजों का प्रयोग करना है, तभी देश में क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, एक विकसित देश की विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में है, एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, उच्च जीवन, उच्च स्तर का क्या होना चाहिए, जीवन, और उच्च जीडीपी, और उच्च बाल कल्याण, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्कृष्ट परिवहन, आने जाने के लिए क्या होना चाहिए, संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, और जो बच्चों का जीवन है वो अच्छे से होना चाहिए, और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बीमारी या रोग हैं उनका समय से क्या होना चाहिए, निवारण होना चाहिए। और शैक्षिक सुविधाएं, जो पढ़ने लिखने की जो सुविधाएं हैं जिससे हम पढ़ने लिखने में हमें सुविधा मिल सके, ये क्या होने चाहिए, सभी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, सभी को पढ़ाना चाहिए। और बेहतर आवास, रहने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, और रहने की स्थिति, औद्योगिक बुनियादी ढांचा, जितने भी उद्योग हैं, जो भी व्यापार हैं वो अच्छे से होना चाहिए। और तकनीकी उन्नति, एक तकनीकी उन्नति, और हम उन्नति कर सकें, और उच्च प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रयास आदि में वृद्धि, जो प्रति व्यक्ति आय है वो सही होनी चाहिए, और आय में जीवन की क्या होनी चाहिए, प्रयासा और वृद्धि होनी चाहिए। अब देखो 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। तो उत्तर में, भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। तो भारत में राष्ट्रीय जो आय है उसको बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। वो कौन कौन से उपाय हैं? तो पहला है जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम है। जब भारत में अधिक जनसंख्या होगी तो क्या होंगे, सभी लोग बेरोजगार होंगे। जब बेरोजगार होंगे तो उनके लिए क्या होंगे, संसाधन क्या होंगे, कम होंगे। क्या होंगे, संसाधन कम होंगे, और अतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। जब लोग की जनसंख्या अधिक होगी तो क्या होगा, जो देश होगा उसकी वृद्धि क्या होगी, कम होगी। इसलिए देश के नागरिकों को शिक्षित करना तथा उन्हें जनसंख्या वृद्धि के गंभीर परिणामों से अवगत कराने की आवश्यकता है। क्या है, सभी लोग जब शिक्षित होंगे तो क्या होगा, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें क्या होगी, उस जनसंख्या में रोकथाम लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग शिक्षित तथा समझदार होंगे। जब शिक्षित तथा समझदार होंगे तो वो क्या करेंगे, सभी चीजों को सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएंगे, तभी क्या होगा, देश में विकास हो सकता है। और जब देश में सभी लोग शिक्षित या पढ़े लिखे होंगे तो क्या होगा, देश में जल्दी क्या होगा, विकसित हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला है कृषि विकास के प्रयास। जो कृषि विकास के क्या है, प्रयास। सभी लोग जानते हैं जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है। इसमें क्या किया जाता है, कृषि की क्या किया जाता है, अधिक मात्रा में किया जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे अधिक है, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं और किसानी करते हैं। वही क्या कर रहे हैं, जब खेती किसानी करते हैं तो उससे क्या होता है, धन आता है और उसको बेचते हैं। और देश में आज भी परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जाता है। जो पुराने तरीके हैं उसी प्रकार से क्या किया जाता है, कृषि की जाती है, जिससे
जिससे उपज काफी कम प्राप्त होती है। जब पुराने तरीके से हम करते हैं तो क्या होता है, कम पैदावारी होती है और कृषि का आधुनिकीकरण जाए तो कृषि उपज में वृद्धि होने से देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। जब हम आधुनिक तरीके से नई नई दवाइयों का प्रयोग करके और नई नई खादों का प्रयोग करके जब हम कृषि करेंगे तो क्या होगा, खेत में पैदावारी अधिक होगी और खेत जब हम उसमें तो उससे क्या होगा, जो आय क्या होगी, राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न, बचत वृद्धि को प्रोत्साहन, देश की जनता में बचत के प्रति जागरूकता व पूंजी का निर्माण में वृद्धि के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। जितने भी देश में जनता की बचत है, जो प्रति जागरूकता व पूंजी का निर्माण के लिए वृद्धि का प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। जब उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी अधिक लोगों को मिलेगा। जब देश में क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा, तभी क्या होगा, देश में सभी लोगों को रोजगार तथा सभी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जो राष्ट्रीय आय उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। सभी लोग रोजगार होंगे, सभी लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, जिससे क्या होगा, सभी का जीवन चलेगा। और 6 नंबर है, जो शिशु मृत्यु दर है उसको रोकने के कोई 3 उपाय हैं। तो पहला है, शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए 3 उपाय है। तो पहला है शिक्षा का प्रसार, देश के नागरिकों में रूढ़िवादिता और अज्ञानता को कम करने के लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है। अगर रूढ़िवादिता और अज्ञानता, सभी लोग अज्ञान है, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो उनको क्या होना चाहिए, शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। तभी क्या होगा, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। जरूरी है सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। शिक्षा का प्रसार होने से नागरिकों में नए नए विचार आएंगे और जागृति उत्पन्न होगी। जब हम उन्हें शिक्षा देंगे तो क्या होंगे, नए नए विचार आएंगे लोगों के बीच में और जागरूकता उत्पन्न होगी, क्योंकि सभी लोग जो पुरानी परंपराएं हैं उसी के हिसाब से अपना जीवन गुजारते हैं। और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। अगर जो बच्चों की मृत्यु दर है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित होना पड़ेगा, तभी जो मृत्यु दर है उसको रोका जा सकता है। अगला, जीवन स्तर में उन्नयन, जीवन स्तर के सुधार में निधनता बड़ी बाधक है। जो निधनता है ये क्या बड़ी बाधक है। सभी के पास रोजगार होगा और निधनता दूर होगी। फलस्वरूप गर्भवती जो महिलाओं को पौष्टिक एवं संतुलित आहार के साथ साथ उपयुक्त वातावरण की प्राप्त होगा, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। जब क्या होगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को पौष्टिक भोजन मिलेगा और संतुलित आहार मिलेगा, उसके साथ साथ वातावरण में प्राप्त होगा, उपयुक्त वातावरण सही से मिलेगा, तो क्या होगा, जो शिशु दर है वो क्या होगा, उसमें कमी होगी। और बाल चिकित्सालय, देश के प्रत्येक क्षेत्र में एक बाल चिकित्सालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाल चिकित्सालय, जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जन्म के बाद बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाए और शीघ्र ही किया जा सके, जिससे शिशु मृत्यु और बाल मृत्यु दर की कमी आ सके। जब सभी जगह पर स्वास्थ्य के लिए क्या होंगे, चिकित्सालय होंगे बच्चों के लिए, तो क्या होगी, सभी लोग क्या करेंगे, अस्पताल में बच्चों को रेख देख के लिए ले जाएंगे और वहां पर क्या कराएंगे, उनकी रेख देख के लिए
ध्यान देंगे तभी क्या होगा, रोका जा सकता है मृत्यु दर बाल बच्चों को। तो आज के जो दीर्घोत्तरी प्रश्न थे वो पूरे हो चुके हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। अगले